नेक्स्ट जो है इसमें आपकी तरफ से जो क्वेश्चन आया था वो था वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का। और इसके अलावा परसेंटेज यील्ड और परसेंटेज कंपोजिशन वो तो हमने कर लिया था कंपोजिशन वाला। परसेंटेज यील्ड बेसिकली इससे रिलेटेड बात करते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज तो ये पता होनी चाहिए कि यील्ड क्या है। यील्ड होती है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है। कि किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट कितनी बनती है, इसको हम क्या नाम देते हैं? यील्ड का। राइट। जी सर। अच्छा, अब होता क्या है कि कोई भी रिएक्शन है, एक तो वो है जो उसके बारे में इंफॉर्मेशन हम ऑन पेपर कैलकुलेट करते हैं, और दूसरा वो है जो हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करके कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रिएक्शन है, लेट्स से एसिड का रिएक्शन ही करवा लेते हैं विद सोडियम कार्बोनेट, चलें। ठीक है जी। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जी इससे सर। रिएक्ट करता है, और प्रोडक्ट क्या बनती है हमारे पास? सोडियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में यस सर। लेट्स से वो कहते हैं कि जी हमने जो एसिड यूज किया है वो यूज किया है 25 cm3। ठीक है। और इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन थी वो थी 1 mol/dm3। और इसको हमने रिएक्ट करवाया है विद 50 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। और क्वेश्चन में कहते हैं कि हमें कैलकुलेट करके बताएं कि वॉल्यूम कितना कलेक्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। राइट। तो जैसे हमने पहले कैलकुलेशंस की थी, हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इन दोनों रिएक्टेंट्स में से देखते हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। तो उसके लिए क्या है, सबसे पहले हम HCl लेते हैं और HCl से कैलकुलेट करते हैं इसके मोल्स। सो यहाँ हमें इसका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है, तो मोल्स हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। वो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इनटू कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय 1000। 1000 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि वॉल्यूम cm³ में है। राइट। सो मोल्स किसके इक्वल आ जाएंगे? वॉल्यूम कितना है? 25, कॉन्सेंट्रेशन है 1 डिवाइडेड बाय 1000, so number of moles T. So use the calculator. 1 मिनट। जी सर। सर 1/4। Tony, one वन by बाय वन four. ओवर फोर मोल। 1/4 होगा 25 डिवाइडेड बाय 1000। 1/40, सॉरी। एक जीरो जीरो कम लगाया। पॉइंट जीरो टू 0.025। 0.025 मोल्स। राइट। अच्छा जी, अब ये हमारे जी पास सर। इसके मोल्स आ गए, और इसके मोल्स से हम जरा कैलकुलेट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स। तो लेट्स सी, सबसे पहले ये देखें कि इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है। सो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, सो हमें 2 यहाँ प्लेस करना पड़ेगा। हाइड्रोजन बैलेंस होगी, क्लोरीन बैलेंस नहीं है, इसके लिए हमें यहाँ 2 बैलेंस करना पड़ेगा। ओके, सोडियम 2 है, ठीक है। कार्बन 1 है, सो ओके, इक्वेशन इज बैलेंस्ड। सो HCl और कार्बन डाइऑक्साइड की मोल रेशियो क्या आ गई? 1:1, सॉरी 2:1। 2 जी moles सर। produces 1 mole, right? Okay, so HCl के अगर 0.025 moles होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कितने मोल्स प्रोड्यूस होगी? तो जरा देखते हैं, कैलकुलेट कीजिए। सो 2x इज इक्वल टू 0.025 मीन्स x इक्वल्स टू
0.025 divided by 2. 0 point, 0.0125. yes, exactly. So 0.0125 moles आ गए, right? Yes, ओके, sir. अब इसी तरह हम सोडियम कार्बोनेट से कैलकुलेट करते हैं, लेकिन यहाँ इसका मैस दिया हुआ है। सो मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट इसकी इक्वल आ जाएंगे गिवन मैस विच इज 50 डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मैस। सो सोडियम कार्बोनेट का मोलर मैस कैलकुलेट करते हैं। देयर आर टू सोडियम मींस 23 टाइम्स 2, वन कार्बन मींस 12, and 3 oxygen 16 times 3. So 46 plus 12 plus 48. 106. Yes, So 106. So moles of sodium carbonate. कितने आगे? 50 divided by 106. जी 50 divided by 106. So the answer is 0.472. Now moles ratio. 1 mole of sodium carbonate produces 1 mole of carbon dioxide. So same moles आ जाएंगे, right? So 1 mole produces 1. So 0.472 will produce 0.472. अच्छा, अब इन दोनों में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, सोडियम कार्बोनेट या हाइड्रोक्लोरिक एसिड? सर बराबर ही हैं दोनों। लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होता है जो अमाउंट कम प्रोड्यूस करता है प्रोडक्ट की। तो यहाँ प्रोडक्ट कार्बन सोडियम कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं? 0.472। जी और सर। यहाँ कितने मोल्स प्रोड्यूस, ये कितने मोल्स प्रोड्यूस कर रहा है? 0.0। तो ये स्मॉलर कर रहा है ना। तो जो स्मॉलर मोल्स प्रोड्यूस करेगा प्रोडक्ट के, वही हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, राइट? अच्छा जी, अब हमें पता चल गया कि इस रिएक्शन में जो कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स प्रोड्यूस होने हैं वो है 0.0125 मोल्स। लेकिन हम यहाँ कैलकुलेट क्या कर रहे हैं? वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो हम जरा मोल्स को वॉल्यूम में कन्वर्ट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, उसके लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास? मोल्स मल्टीप्लाइड बाय 24 डीएम क्यूब, क्योंकि ये गैस है। सो वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 0.0125 टाइम्स 24। अच्छा जी, अब इसको जरा कैलकुलेट कीजिए। तो ये आ जाता है 0.0125 मल्टीप्लाइड बाय 24। सो 0.3 डी एम क्यूब, राइट? सो ये जो हमने वॉल्यूम ऑफ गैस कैलकुलेट किया है, ठीक है, ये हमने ऑन पेपर कैलकुलेट किया है कि इसमें इतनी गैस प्रोड्यूस होगी। सो लिहाजा ये जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हमने कैलकुलेट की है, वॉल्यूम ऑफ गैस, राइट, ये हमारी थियोरेटिकल यील्ड है। हमने थियोरेटिकली अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट की है, लिहाजा ये क्या है? थियोरेटिकल यील्ड। अच्छा, अब होता क्या है कि आप यही रिएक्शन लैब में परफॉर्म करते हैं, और जब आपने लैब में परफॉर्म किया तो प्रैक्टिकली आपके पास आपने सारा कुछ यही यूज किया, ठीक है ना? लेकिन प्रैक्टिकली जब आपने वॉल्यूम ऑफ गैस कैलकुलेट की, वॉल्यूम ऑफ CO2 कलेक्ट की, तो वो कितनी कलेक्ट हुई? वो आपके पास कलेक्ट हुई 0.175 डीएम क्यूब। चलें जी,
हमेशा याद रखिएगा कि आपकी जो प्रैक्टिकल वैल्यू होती है, जो प्रैक्टिकल यील्ड होती है, ठीक है ना, इसको हम नाम क्या देते हैं? एक्चुअल यील्ड। ठीक है। और प्रैक्टिकल यस सर। यील्ड जो आप प्रैक्टिकली कैलकुलेट करते हैं वो हमेशा कम होती है थ्योरेटिकल यील्ड से। क्यों? कि प्रैक्टिकली जब आप परफॉर्म कर रहे हैं तो बहुत सारी चीजें वेस्ट भी हो जाती हैं, गैस एस्केप कर गई, कहीं से लीकेज हो गई, तो जो आपने वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्ट किया वो हमेशा कम होगा थ्योरेटिकल यील्ड से। लिहाजा अब आप ये देखना चाहते हैं कि आपका जो प्रैक्टिकल है वो कितना एक्यूरेट है, कितना सही परफॉर्म किया है, यानी उसमें कितने कम एरर्स हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है? परसेंटेज यील्ड। ठीक है। और परसेंटेज यील्ड जो है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? वो हम कैलकुलेट करते हैं एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल यील्ड, राइट, मल्टीप्लाइड बाय 100। क्योंकि ये परसेंटेज है ना, तो हमें क्या करना है, ये वो हमेशा एक्चुअल यील्ड जो है ये उन्होंने क्वेश्चन में दी होती है, दिस वन, ये वैल्यू क्वेश्चन में दी होगी। ठीक है। तो थ्योरेटिकल हम कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि हमने ऑन पेपर कैलकुलेट करनी है, तो जाहिर सी बात है वो क्वेश्चन में ये कैलकुलेट करने को कहेंगे। तो जब थ्योरेटिकल यील्ड आ जाएगी, और याद रखें थ्योरेटिकल यील्ड के लिए किसके ऊपर डिपेंड करेगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट पर, राइट। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट से जब आपने थ्योरेटिकल यील्ड, तो परसेंटेज यील्ड हमारी कितनी आ गई इन दिस केस? जी, so 0.175 dm cube divided by 0.30 dm into 100। जी, so ये है, let's say 0.175 divided by 0.3, so 58.33%, राइट। अच्छा, अब ये जो परसेंटेज है ये बेसिकली क्या शो करती है? कि आपका प्रैक्टिकल जो है वो 58% एक्यूरेट है। कि आपने देखिए काफी ज्यादा चीजें जो है वो लूज कर दी हैं ड्यूरिंग परफॉर्मेंस। जितनी ज्यादा परसेंटेज यील्ड हायर होगी, आपका उतना एक्यूरेट प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस होगी। ठीक है। तो ये परसेंटेज यील्ड का आंसर हायर आने का मतलब ये है कि आपने प्रैक्टिकल सही परफॉर्म किया है, राइट। तो परसेंटेज यील्ड से हम ये कैलकुलेट करते हैं कि हमारा प्रैक्टिकल कितना सही परफॉर्म हुआ है, यानी उसमें वेस्टेज कम से कम है। ठीक है। तो ये तो जी आ सर। गया किससे रिलेटेड? यील्ड से रिलेटेड। अक्सर क्वेश्चन आता है, पहले क्या कैलकुलेट करनी होगी? थ्योरेटिकल यील्ड, और थ्योरेटिकल यील्ड के बाद परसेंटेज यील्ड। और थ्योरेटिकल यील्ड किससे कैलकुलेट करेंगे? लिमिटिंग रिएक्टेंट से। ठीक है। अच्छा, अब यस इसके बाद नेक्स्ट है एक और क्वेश्चन जो आता है कैलकुलेशंस का, वो है एम्पिरिकल फॉर्मूला का। ठीक है। ओके जी, एम्पिरिकल फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है? एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है? ऐसा फॉर्मूला, द फॉर्मूला विच गिव्स सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो यस सर। among elements present in a compound। So simplest whole number जी ratio सर। जो होगी between the elements in a compound, that is empirical formula। और इसी तरह से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी होता है। मॉलिक्यूलर यस फॉर्मूला सर। क्या है? जो
एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बताता है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। यस सर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सिंपलेस्ट, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, फेमस ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो क्या है, C6H12O6। लेकिन अगर मैं इसका इम्पेरिकल फॉर्मूला देखता हूँ तो जो सिंपलेस्ट रेशियो है बिटवीन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिवाइड देम विद द स्मॉलेस्ट नंबर, यहाँ 6 है, तो ये कैंसिल होके रेशियो क्या बनेगी, CH2O, 1:2:1, isn't it? So that is empirical formula. अच्छा, अब जो क्वेश्चंस होते हैं कैलकुलेशंस वाले, उसमें हमें सबसे पहला काम क्या करना पड़ता है, वो कहते हैं कि जी कैलकुलेट कीजिए एम्पिरिकल फॉर्मूला। उसके लिए कुछ स्टेप्स याद रखने होंगे आपको, राइट? जब भी क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन में परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स गिवन होगी, ठीक है ना, विल बी गिवन इन क्वेश्चन, राइट? यस। ओके, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास परसेंटेज ऑफ लेट्स से कार्बन जो है वो है 75%, और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन जो है लेट्स से वो है 25%। मैंने एक कंपाउंड लिया और उसकी परसेंटेज ये मुझे गिवन है इन क्वेश्चन में, और कहते हैं कि जी कैलकुलेट इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला। हाइड्रोकार्बन है, इसमें दो ही एलिमेंट्स हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, किसी में तीन होंगे, साथ ऑक्सीजन होगा, तो परसेंटेजेस गिवन होंगी, राइट? तो सबसे पहला स्टेप वन क्या होगा फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला, कि ये जो आपको परसेंटेज इन्होंने दी है, यू विल कंसिडर इट एज देयर masses, गिवन masses। तो परसेंटेज का मतलब बेसिकली क्या है कि 100 ग्राम अगर हमारे पास कंपाउंड है लेट्स से एक्स, ठीक है, तो उसके 100 ग्राम में 75 ग्राम कार्बन है और 25 ग्राम हाइड्रोजन है। परसेंटेज का मतलब यही हुआ ना, आउट ऑफ 100। If we have 100 gram of compound X, which is unknown, so 75 ग्राम कार्बन है और 25 ग्राम हाइड्रोजन है। तो स्टेप वन में हमें क्या करना होगा, वी हैव टू कैलकुलेट द मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट। तो इन यस सब सर। के हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने होंगे, राइट? उसके लिए क्या है, मोल्स वाला फॉर्मूला। तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं जी मोल्स ऑफ कार्बन। गिवन मास कितना है इस क्वेश्चन में, 75, डिवाइडेड बाय मोलर मास, कार्बन का कितना होता है 12, तो 75 डिवाइडेड बाय 12 जी। तो ये आ गया हमारे पास 6.25 मोल्स, राइट? नाउ सिमिलरली मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए क्या है, रिमेंबर इट्स हाइड्रोजन एटम, ठीक है। सो 25 ग्राम्स क्वेश्चन में गिवन है, विच इज इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास 1, तो 25 मोल्स आ गए। क्लियर? सो स्टेप वन जब भी होगा वो क्या होगा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। स्टेप टू जी, स्टेप टू में हमें क्या करना है, सिंपल मोल रेशियो कैलकुलेट करनी है, सिंपल मोल रेशियो कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, उसके लिए क्या है, सिंपल मोलर रेशियो जो है उसमें हमें क्या करना है, हमें कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स की रेशियो। सो कार्बन के मोल्स कितने थे 6.25,
हाइड्रोजन के मोल्स कितने थे, 25। सो सिंपलेस्ट रेशियो के लिए क्या करते हैं, इनमें से जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है उससे सबको डिवाइड कर देते हैं। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू यहां पर क्या है, 6.25। दोनों को 6.25 से डिवाइड कर देंगे। सो व्हाट आंसर यू विल गेट, 1:4। ठीक है। ओके, तो ये जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो हमारे पास आ गई है, ये क्या कहलाएगी, दैट इज नोन एज एम्पिरिकल फॉर्मूला। फॉर्मूला। राइट। सो दैट इज स्टेप 3। This whole number ratio, that is our empirical formula, क्या बन रहा है, CH4। समटाइम्स ये होता है कि स्टेप 2 में जब आप होल नंबर रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो वो कुछ इस तरह से रेशियो आ जाती है, लेट से 1.5 है और इधर 3 है। अब ये तो होल नंबर नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें एक और स्टेप करना पड़ता है। वो क्या, कि इनको मुख्तलिफ नंबर्स से मल्टीप्लाई करते हैं और होल नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। राइट। तो ये तो फ्रैक्शन में है ना 1.5, हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सबको। तो ये कितना हो जाएगा, 3, और ये कितना हो जाएगा, 6। राइट। तो ये हमारे पास होल नंबर रेशियो यस आ सर। जाएगी। नेक्स्ट क्या होता है कि क्वेश्चन में मोस्टली उन्होंने एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करने के बाद ये कहते हैं कि जी कैलकुलेट इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन में उन्होंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैस दिया हुआ होता है। राइट। मैस गिवन यस होता है सर। क्वेश्चन में। राइट। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला का मैस और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मैस जो है वो, उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है, हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास मोस्टली जो है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एम्पिरिकल फॉर्मूला। राइट। सो इसलिए इसको यस हमें सर। n से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। लेट्स टेक एग्जांपल कि मैंने एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट किया, मेरे पास आ गया CH2O। राइट। ये क्या है, एम्पिरिकल फॉर्मूला। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास मुझे दिया हुआ है 180 ग्राम। राइट। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन यस है। सर। अब मेरे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला ये आ रहा है, तो जरा मैं एम्पिरिकल फॉर्मूला से कैलकुलेट करता हूँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कैसे, मुझे इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो क्या है, 12 + 2 + 16 मीन्स 30। राइट। यस सर। अब n की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास ये रिलेशनशिप है। वो क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। नाउ इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास मुझे क्वेश्चन में गिवन है विच इज 180। राइट। एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला मास वो कितना निकल रहा है, 30। सो n की वैल्यू मेरे पास 6 आ गई। So after calculating the जी value सर। of n, I have to multiply it with empirical formula। तो फॉर्मूला। मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 6 एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो वो हो जाएगा C6H12O6। ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट हो गया। तो याद रखें कि एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाले जो क्वेश्चंस होंगे उसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास गिवन होगा क्वेश्चन में। तो पहले हमें कैलकुलेट करना होगा एम्पिरिकल फॉर्मूला, और फिर फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला से उसका मास कैलकुलेट करके n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और जब n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी तो उसको हम एम्पिरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई करके इसका
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट कर लेते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। तो ये यस है सर। परसेंटेज यील्ड और एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेशंस, राइट। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो आ जाता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। तो उसकी कैलकुलेशन नेक्स्ट क्लास में हम करते हैं, राइट। ओके सर। सर फिर आप उसे यूट्यूब पे पोस्ट कर दें ये वाली